करिश्मा सुबह ही 5 दिन के बाद एक मिशन से लौटी थी। लगातार बजती फोन की घंटी से परेशान होकर उसने फोन उठाकर कान से लगाया। हेलो। दूसरी तरफ से पठानिया की आवाज आई। सुबह ब्यूरो में रिपोर्ट करो। आंखों को मलते हुए करिश्मा उठकर बैठ गई। नया मिशन है क्या? यहाँ आओगी तभी बात हो पाएगी। पठानिया ने और कुछ नहीं बताया। सुबह पहुंच जाऊंगी, करिश्मा ने जवाब दिया और फोन रख दिया। यूं तो पठानिया करिश्मा को विक्रम से दूर रखना चाहता था, लेकिन उसका दिल अपनी बहन के साथ ऐसा करने की मंजूरी नहीं दे रहा था। करिश्मा ने सच कहा था, अपने दिल की वजह से उसने अपने काम में कोई कमी नहीं आने दी थी। पिछले 6 महीनों में उसने 10 मिशन पूरे किए थे और उनमें से 9 सफल हुए थे। सिर्फ एक में दुश्मन की टीम उनके एक आदमी को शूट करने के बाद भागने में कामयाब हो गई थी। करिश्मा ने टीम लीडर होने के नाते इस नाकामी की जिम्मेदारी अपने ऊपर ली थी, लेकिन ये बात पठानिया और रमन भी जानते थे कि पूरी क्षमता से लड़ने के बाद भी हर जंग जीतना मुमकिन नहीं होता। उन्हें करिश्मा से कोई शिकायत नहीं थी, इसलिए पठानिया विक्रम के दिल्ली आने के बाद करिश्मा से छुपाना नहीं चाहता था। अपनी बहन के चेहरे पर खिलने वाली खुशी के बारे में सोचकर ही वो मुस्कुराने लगा। 2 दिन तक संग्राम और शांतनु विक्रम को बैंकॉक और थाईलैंड के दूसरे शहरों के बारे में नक्शे दिखाकर जानकारी देता रहा। जेल में बंद आतंकवादी की धमकी के बारे में भी उसने दोनों को बताया। उन्होंने मिलकर इसी आतंकवादी ग्रुप के किए हुए पहले के सभी हमलों के पैटर्न को समझने की कोशिश की। ग्रुप के जितने भी आतंकवादियों की पहचान संग्राम के पास थी, उसने वो तस्वीरें विक्रम और शांतनु को दिखाई। अपनी तरफ से वो दोनों को हर तरीके से तैयार करके भेजना चाहता था। तीसरे दिन शांतनु और विक्रम मिलिट्री एयरक्राफ्ट में दिल्ली के लिए रवाना हुए। उड़ान भरने के बाद उन्होंने नीचे देखा तो पता चला कि उनके बंगले से थोड़ी दूर पर समुद्र का किनारा था। पायलट के बताने पर उन्हें मालूम हुआ कि ये जगह मुंबई से थोड़ी दूरी पर थी और इसके पास आर्मी का एक बहुत बड़ा यूनिट था। अब विक्रम को समझ आया कि कभी कभी उसे ऐसा क्यों लगता था कि जैसे कहीं दूर से गोलियां चलने की आवाज आ रही है। जैसे जैसे उनका हवाई जहाज दिल्ली के करीब पहुंच रहा था, विक्रम की उत्सुकता बढ़ती जा रही थी। ब्यूरो के ऑफिस में रमन और पठानिया ने दोनों का गर्मजोशी से स्वागत किया। रमन ने कहा, अब तक तो तुम्हें पता चल ही गया होगा कि तुम्हें कौन सा काम दिया जा रहा है। न सिर्फ अपने देशवासियों की जान की, बल्कि अपने देश के अमन और चैन की जिम्मेदारी भी तुम्हारे कंधों पर है। हम सबको तुम दोनों पर पूरा भरोसा है, बस कोशिश करना कि जिंदा वापस आ सको। शांतनु ने विक्रम की तरफ देखकर कहा, मुझे कोशिश करनी पड़ेगी सर, लेकिन आप विक्रम की चिंता मत कीजिए। जिंदा लौट कर आना विक्रम की आदत बन चुकी है। पठानिया इस बात का मतलब समझता था। पहाड़ी चौकी की पहली पोस्टिंग पर हुए हमले से बचने वाला विक्रम अकेला सैनिक था। उस मौके को विक्रम की अच्छी किस्मत मान लिया जाए तो भी उसके बाद विक्रम ने हमेशा अपनी जान खतरे में डाली और हमेशा जिंदा बचकर वापस आने में कामयाब हुआ था। विक्रम को देखकर पठानिया ने कहा, ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहना चाहिए। फिर उसने शांतनु को देखा, तुम्हारी और विक्रम की टीम की ये शुरुआत होनी चाहिए। मैं चाहता हूँ दुनिया भर में हमारे देश का एक एक दुश्मन तुम दोनों के नाम सुनकर कांप जाए और हमारे देश की तरफ बुरी नजर डालने से पहले डरते हुए सोचे कि उसे विक्रम और शांतनु का सामना करना पड़ेगा। यस सर, दोनों ने एक साथ तन कर कहा। कुछ देर तक उनसे बातें करने के बाद पठानिया ने दोनों को दूसरे कमरे में इंतजार कर रही अपनी पुरानी टीम से मिलने को कहा। कमरे में दाखिल होते ही राघव ने उठकर विक्रम को गले से लगा लिया। गौरव और श्रीधर भी शांतनु से गले मिलने के बाद विक्रम का राघव की कैद से छूटने का इंतजार करने लगे। शांतनु ने राघव की पीठ पर थपकी देकर कहा, अब उसको छोड़ भी दो, कुंभ के मेले में बिछड़ा हुआ भाई नहीं है तुम्हारा। आखिरकार राघव पीछे हटा, लेकिन विक्रम के कंधों को थामकर भरे गले से कहा, मेले में बिछड़ा भाई नहीं, पर मेरी जान बचाने वाला भाई जरूर है। ठीक होने के बाद डॉक्टर ने बताया कि अगर खून का बहना नहीं रोका जाता तो मैं कोमा में जा सकता था या मर भी सकता था। विक्रम ने जो भी घास फूस मेरे जख्म पर लगाई थी, उसकी वजह से मेरी जान बच गई। घास फूस नहीं, जड़ी बूटियां। विक्रम ने हंसकर उसकी गलती सुधारी। शांतनु भी हंस पड़ा। राघव कभी नहीं सुधरेगा। गौरव और श्रीधर भी विक्रम से गले मिले। शांतनु से विक्रम को पहले ही पता चल चुका था कि वही तीनों उसकी मौत की खबर लेकर उसके गांव गए थे। जब उन्होंने इस बात के लिए विक्रम से माफी मांगी तो विक्रम ने उनका हाथ पकड़कर अपनेपन से कहा, तुम माफी क्यों मांग रहे हो? तुम्हें थोड़ी पता था एक सैनिक के मरने की खबर उसके घर वालों को देना भी कम हिम्मत का काम नहीं है। माफी तो मुझे मांगनी चाहिए कि मेरी वजह से तुम्हें ऐसा करना पड़ा। राघव ने माहौल को हल्का करने के लिए जोर से कहा, अब इन बातों को छोड़ो।
खुशी तो इस बात की है कि विक्रम जिंदा वापस आ गया। दोस्तों की तरह आपस में हंसी मजाक करते हुए काफी वक्त गुजर गया। तभी ऑफिस के एक आदमी ने आकर विक्रम से कहा कि उसे पठानिया ने अपने कमरे में बुलाया है। विक्रम को लगा यह अच्छा मौका होगा करिश्मा के बारे में पूछने का, लेकिन जब वो कमरे के दरवाजे तक पहुंचा तो अंदर पठानिया की जगह करिश्मा को देखकर वो समझ गया कि पठानिया ने ही उन्हें मिलने का मौका दिया है। दरवाजे की तरफ पीठ किए करिश्मा कुर्सी पर बैठी थी और बड़े ध्यान से हाथ में पकड़े कागजों को पढ़ रही थी। आज भी उसने काली जीन्स के ऊपर यूनिफॉर्म की काली जैकेट पहनी थी। हमेशा की तरह बालों को समेटकर जूड़े में बांधा हुआ था। विक्रम ने अंदर जाकर दरवाजा बंद कर दिया। आहट सुनकर करिश्मा ने मुड़कर देखा। अपने सामने विक्रम को देखकर उसकी आंखें आश्चर्य से फैल गई। कुर्सी खिसकाकर वो विक्रम की तरफ मुंह करके खड़ी हो गई। उसकी नजरों ने सर से पैर तक विक्रम को ध्यान से देखा। वो पहले से बिल्कुल अलग लग रहा था। एक फौजी की तरह उसका शरीर पहले जैसा चौड़ा और गठा हुआ नहीं था। अब वो पहले से पतला लेकिन फिट लग रहा था। छोटे बालों की जगह अब उसके बाल घने और थोड़े लंबे थे, लेकिन उसके कंधे अब भी अकड़े हुए और पीठ बिल्कुल सीधी थी। इस विक्रम को देखकर कोई नहीं कह सकता था कि वो एक फौजी अफसर है, बल्कि वो किसी फिल्म का हीरो लग रहा था। आपने फिर से नहीं पहचाना क्या मुझे? उसे चुपचाप अपनी ओर देखते हुए पाकर विक्रम ने धीरे से पूछा। लंबी सांस लेकर करिश्मा ने जवाब दिया, इतने दिनों बाद मिलोगे तो सच में भूल जाऊंगी, लेकिन अभी तो नहीं भूली ना? धीरे धीरे कदम आगे बढ़ाते हुए विक्रम ने पूछा। करिश्मा ने भौहें उठाकर सोचने के अंदाज में कहा, काफी बदले हुए लग रहे हो, पता नहीं वही विक्रम हो या कोई और। विक्रम के होठों पर एक शरारत भरी मुस्कान आ गई। जैसे पिछली बार बिना कोड वर्ड के पहचान लिया था, इस बार भी अपनी तसल्ली कर लीजिए। अपनी जगह से हिले बिना करिश्मा हल्के से मुस्कुरा दी। ट्रेनिंग में ऐसी बातें करना भी सीखा है क्या? आप कहेंगी तो बातें करने की ट्रेनिंग भी ले लूंगा। करिश्मा से 2 कदम की दूरी पर रुककर विक्रम ने सरलता से कहा। करिश्मा हंस पड़ी। तुम अभी तक मुझे आप कहते हो, क्यों? पहले की बात और थी, लेकिन अब तो तुम मुझसे सीनियर एजेंट बन गए हो, या फिर मैं तुम्हें उम्र में बहुत बड़ी लगती हूँ? विक्रम ने झेप कर नजरें झुका ली। आपको हमेशा आप ही कहा है, इसलिए उम्र के बारे में तो मैंने कभी सोचा ही नहीं। करिश्मा की आंखों में उसके लिए प्यार उमड़ आया। दिल से विक्रम अब भी उतना ही साफ और भोला था जितना उसने पहली बार महसूस किया था। कुछ देर की चुप्पी के बाद जब विक्रम ने उसकी तरफ देखा तो करिश्मा ने धीरे से कहा, तुम हमेशा मुझे आप कहोगे तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। विक्रम जो कहना चाहता था आखिर हिम्मत करके उसने पूछ लिया, अगर मैं आपको तुम कहूँ तो क्या तुम्हारे करीब आ सकता हूँ? करिश्मा के गालों पर लाली बिखर गई। उसने धीरे से हामी में गर्दन हिला दी। उसकी इजाजत मिलते ही विक्रम ने आगे बढ़कर करिश्मा को अपनी बाहों में ले लिया। इतने दिनों बाद एक दूसरे के करीब आकर दोनों के दिल को सुकून मिल गया। कुछ देर बाद वो दोनों कुर्सियों पर आमने सामने बैठकर बातें कर रहे थे। करिश्मा के हाथ विक्रम के हाथों में थे। करिश्मा ने पूछा, तुम्हारे मम्मी पापा तुम्हें देखकर बहुत खुश हुए होंगे ना? हाँ, विक्रम ने याद करते हुए कहा। बाबा को तो पहले यकीन ही नहीं आया। उन्होंने सोचा वो सपना देख रहे हैं, और माँ बीमार पड़ गई थी, लेकिन उन्हें विश्वास था कि मुझे कुछ नहीं हुआ। विक्रम को अपने माता पिता के बारे में इतने प्यार से बात करते देखकर करिश्मा समझ गई कि वो सभी आपस में एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। उसने पूछा, अगली बार उनसे मिलने जाओगे तो मुझे भी साथ लेकर चलोगे? विक्रम ने हैरत से उसकी तरफ देखा। तुम चलोगे मेरे साथ? मेरा घर एक छोटे से गांव में है। आसपास कुछ भी नहीं है, बस पहाड़ और जंगल। थोड़ी सी जमीन है जहाँ गांव वाले खेती करते हैं। तुम्हें वहाँ अच्छा नहीं लगेगा, करिश्मा ने कहा। लेकिन तुम्हें तो पसंद है ना अपना गांव। तुम्हें यहाँ अच्छा नहीं लगता होगा और दिल करता होगा कि वापस वहीं चले जाऊं। विक्रम कुछ देर के लिए चुप हो गया। फिर उसने करिश्मा को बताया, ऐसा नहीं है कि मुझे अपना गांव पसंद नहीं है या मुझे वहाँ रहना अच्छा नहीं लगता, लेकिन जिंदगी आगे बढ़ने का नाम है। जब मैं छोटा था तभी मैंने सोच लिया था कि मैं बड़े होकर कुछ ऐसा करूंगा जिससे गांव के बाहर की दुनिया में अपनी दुनिया बना सकूं। गांव में कोई बुराई नहीं है, पर बुराई तरक्की में भी नहीं है। मैं अपना घर एक बड़े शहर में बनाना चाहता हूँ। अपने माँ बाप को गांव से बाहर लाना चाहता हूँ। जब मैं पहली बार ब्यूरो के ऑफिस आया था तो दिल्ली जैसे बड़े शहर को पहली बार देखकर घबरा गया था। इतने लोग, इतना ट्रैफिक और इतने सारे घर, ऑफिस और मार्केट। लेकिन अब मैं अपने आप को ऐसे भागते हुए शहर का हिस्सा बनाना चाहता हूँ जहाँ सब लोग कुछ नया कर रहे हैं और देश को पहले से बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। करिश्मा उसकी प्रगतिशील सोच से बहुत प्रभावित हुई। विक्रम ने उससे पूछा, अब तुम बताओ
क्या तुम्हारी माँ अब भी धीरज से तुम्हारी शादी कराना चाहती है? करिश्मा ने अपनी नजरें झुका ली। धीरज अभी भी मेरा मंगेतर है। मेरी मम्मी दिल की मरीज है। अगर मैंने सीधे सीधे मना कर दिया तो उन्हें बहुत बड़ा धक्का लगेगा, क्योंकि मेरी शादी उनका सपना है। मैंने पापा को बता दिया था कि मुझे धीरज पसंद नहीं है, लेकिन विक्रम, धीरज की फैमिली के साथ मेरी फैमिली की बहुत पुरानी दोस्ती है। और फिर धीरज के पापा कितने सीनियर हैं तुम जानते ही हो। पापा कहते हैं मेरे इनकार करने से वो नाराज होकर मुझको और भैया को नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसका मतलब तुम धीरज से शादी कर लोगी? विक्रम का दिल बैठ गया। कभी नहीं। उसके हाथों को कसकर पकड़ते हुए करिश्मा ने जल्दी से कहा, शादी तो क्या, मैं धीरज से मिलती तक नहीं। पापा और मैं इस बात को जितने दिनों तक टाल सके उतना टालने की कोशिश कर रहे हैं। मेरी दोस्त अंजलि ने सुझाव दिया है कि मुझे कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे धीरज खुद ही मुझसे शादी करने के लिए इनकार कर दे। तुमसे शादी करने के लिए कोई कैसे इनकार कर सकता है? विक्रम ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा। करिश्मा ने एक ठंडी सांस ली। मैं जानती हूँ ट्रेनिंग के बाद तुम्हें किसी मिशन पर जाना होगा। मैं उसके बारे में कुछ नहीं पूछूंगी, लेकिन इतना याद रखना कि मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। तुम्हें वापस मेरे पास ही आना होगा। मेरा तुमसे वादा है करिश्मा, मैं जल्दी ही वापस आऊंगा, लेकिन तुम भी अपना ख्याल रखना। वापस आकर मैं तुम्हें ऐसे ही देखना चाहता हूँ। विक्रम ने प्यार से कहा। गुड लक विक्रम, जीत कर आना। करिश्मा के चेहरे पर डर नहीं बल्कि गर्व था। गुड लक करिश्मा, तुम भी जीत कर आना। विक्रम ने उसके दोनों हाथों को अपने हाथों के बीच में दबाते हुए कहा। वापस लौटते हुए विक्रम के दिल में एक नया जोश था जीतने का। अगले दिन सुबह मुंबई एयरपोर्ट से विक्रम और शांतनु ने बैंकॉक की फ्लाइट ली। वो दोनों अलग अलग सफर कर रहे थे, अजनबियों की तरह। विक्रम के साथ वाली सीट खाली थी। सबके बैठने के कुछ देर बाद सूट पहने हुए एक लड़की आई और सीट का नंबर चेक करके उसके बगल में बैठ गई। बैठते ही उसने विक्रम की तरफ देखकर बड़ी सी मुस्कुराहट दी। कंफर्टेबल हो ना तुम? जी, विक्रम ने चौंक कर पूछा। लड़की ने कहा, कुछ चाहिए तो बता दो, मैं एयर होस्टेस को कहकर मंगवा देती हूँ। विक्रम ने अपनी सीट पर थोड़ा अंदर की ओर खिसकते हुए उसको अजीब सी नजरों से देखा। आप क्यों? आप हैं कौन? लड़की ने चेहरे पर आते अपने बालों को कान के पीछे किया और कहा, मिसेस विक्रम चौहान, तुम्हारी पत्नी। कौन थी ये अनजान लड़की जो अपने आप को विक्रम की पत्नी बता? पत्नी